हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे, जहां पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में छेड़ा कश्मीर राग, तो भारत ने लगाई जमकर क्लास। जी हां, यूनाइटेड नेशन में कश्मीर कश्मीर चिल्लाया पाकिस्तान। भारत ने कहा जवाब देकर हम सम्मानित नहीं करूंगा तुमको। जी हां, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी देने वाला हुआ गिरफ्तार। साथ ही साथ आपको बताएंगे यूपी एटीएस ने लखनऊ आईएसआई के एजेंट को धर दबोचा, पाकिस्तान भेज रहा था सेना का खुफिया जानकारी। और साथ ही साथ आपको बताएंगे राहुल गांधी के खिलाफ हो सकती है एफआईआर। जी हां, पीएम मोदी को लेकर जुड़ा है ये मामला। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का, भारतीय सेना का, भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां यूनाइटेड नेशन में कश्मीर कश्मीर चिल्लाया पाकिस्तान, तो भारत ने दे दिया करारा जवाब। बता दें, भारत ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान पाकिस्तान के कश्मीर के जिक्र को खारिज कर दिया। दरअसल चीन की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर यूएन में बहस जारी थी। इस डिबेट के दौरान पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने कश्मीर का जिक्र छेड़ दिया, जिसके खिलाफ भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर आर मधुसूदन ने कहा कि मेरे देश के खिलाफ एक अस्थायी प्रतिनिधि द्वारा की गई अनुचित और आदतन टिप्पणियों को खारिज करने में मुझे चंद सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं यहाँ प्रतिक्रिया देकर उनका सम्मान भी नहीं करूंगा। दरअसल पाकिस्तान लगातार संयुक्त राष्ट्र समेत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर राग अलापता रहा है, लेकिन वो दुनिया का इस ओर ध्यान आकर्षित कराने में विफल रहा है। भारत ने लगातार ये कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। भारत के 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर विशेष दर्जा छीनने के बाद से दोनों परमाणु शस्त्र देशों के बीच संबंध खराब हैं। अब ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से भारत ने करारा जवाब दिया है पाकिस्तान को और क्लियर कह दिया है कि तुम्हारे इस आदतन टिप्पणी को खारिज करने में मुझे एक क्षण भी नहीं लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पर इस मुद्दे पर रिएक्शन देकर, प्रतिक्रिया देकर उनको बढ़ावा नहीं दूंगा। अब ऐसे में दोस्तों, भारत ने बड़ी ही अच्छी बात कही पाकिस्तान को कि मैं इस मुद्दे पर जवाब देकर तुम्हारा सम्मान नहीं करूंगा। यानी कि भारत का एक चीज क्लियर है दोस्तों कि कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। और जब कश्मीर भारत का ही है तो फिर उस पर बहस ही क्यों करना, बहस करके ये क्यों बताना कि कश्मीर तेरा नहीं है, कश्मीर हमारा है, जबकि हमें पता है कि कश्मीर हमारा है। तो कहने का कोई मतलब ही नहीं। अगर कोई चीज हमारी है तो उस पर बहस करके कोई फायदा नहीं। अगर आप भी मानते कि भारत ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया है दोस्तों, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा आप लोग। साथ ही साथ कश्मीर भारत का था, है और रहेगा कहना मत भूलिएगा और पाकिस्तानियों को करारा जवाब दीजिएगा इस कमेंट के माध्यम से। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी देने वाला हुआ गिरफ्तार। कहा मैं दाऊद के कहने पर ऐसा किया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मार देने की धमकी देने के मामले में बड़ा ही खतरनाक खुलासा हुआ है। पकड़े कामरान नामक आरोपी ने दावा किया है कि उसको ये काम विदेश में बैठे कुख्यात गुंडे दाऊद इब्राहिम ने दिया था। फिलहाल इस मामले में आईपीसी की धारा 505 के तहत कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। जी हां, अगली खबर की बात करें, जहां पर यूपी एटीएस ने लखनऊ से आईएसआई के एजेंट को धर दबोचा, पाकिस्तान भेज रहा था सेनाओं की खुफिया जानकारी। जी हां, यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भारतीय सेना की जासूसी करने वाले वसीउल्लाह को मंगलवार को लखनऊ में गिरफ्तार किया है। राजाजीपुरम स्थित मीना बेकरी के पास रहने वाले वसीउल्लाह को कोर्ट में पेश कर उसे रिमांड पर देने की मांग की है। स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार के मुताबिक आईएसआई से जुड़े होने और गुप्त सूचनाएं भेजने की पुष्टि जानकारी के बाद वसीउल्लाह को एटीएस मुख्यालय बुलाया गया था, जहां उससे गहन पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि पैसों की लालच में वो एक आईएसआई एजेंट की साजिश में शामिल हो गया था। उसके कहने पर उससे जानकारी साझा की गई। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, कनाडा में मंदिर को निशाना बनाने पर भड़के भारतवंशी सांसद ट्रूडो सरकार से कहा कदम उठाओ, कार्रवाई करो। जी हां, कनाडा में लक्ष्मी नारायण मंदिर को निशाना बनाने पर भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने ट्रूडो सरकार पर गुस्सा निकाला। चंद्र आर्य ने सर्रे में खालिस्तान समर्थकों का एक वीडियो साझा किया, जिसने दावा किया गया है कि वह हिंदू लक्ष्मी नारायण मंदिर को निशाना बनाना चाहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए इस वीडियो के साथ कनाडाई संसद सदस्य आर्य ने ट्रूडो सरकार से कार्रवाई करने और कदम उठाने का आह्वान किया। उन्होंने लिखा कि पिछले हफ्ते खालिस्तान समर्थकों ने
ने सर्रे BC में एक सिख गुरुद्वारे के बाहर एक सिख परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया। अब ऐसा प्रतीत होता है कि वही खालिस्तान समूह सर्रे में हिंदू लक्ष्मी नारायण मंदिर को निशाना बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये सब भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किया जा रहा है। मैं फिर से कनाडाई अधिकारियों से इसमें कदम उठाने और कार्रवाई करने के लिए कह रहा हूं। इतना ही नहीं दोस्तों, कनाडा में स्वास्तिक के लिए मचा बवाल, हिंदुओं ने छेड़ दिया आंदोलन, जस्टिन ट्रूडो से भी माफी की कर डाली मांग। जी हां, कनाडा में हिंदू विरोधी गतिविधियों के बीच अब स्वास्तिक को लेकर भी तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। इजराइल और हमास में युद्ध के बीच कनाडा में कई जगहों पर स्वास्तिक जैसा निशान पाया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी स्वास्तिक निशान के खिलाफ बयान दिया था। वहीं अब इंडो कैनेडियन समुदाय ने रिक्लेम स्वास्तिक नाम से अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान में लोग नाजियों द्वारा इस्तेमाल किए गए निशान और स्वास्तिक के बीच अंतर समझा रहा है। इसके अलावा हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदाय में इस निशान की महत्ता के बारे में भी समझा रहे हैं। जी हां, अगली खबर की बात करें जहां दोस्त से शिकायत, जयशंकर जी ने ऑस्ट्रेलिया को बताई कनाडा की करतूतें, चरमपंथ को छूट पर जताई चिंता। दरअसल भारत और कनाडा के बीच संबंध में कड़वाहट अब भी कायम है। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री से बातचीत के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने उनसे भी इसका जिक्र किया। बता दें कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के संबंध काफी अच्छे हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री वोंग के सामने कनाडा की करतूतों का जिक्र करना काफी अहम हो सकता है। जयशंकर जी ने वोंग के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि हमारे नजरिए से वास्तव में अहम मुद्दा वो छूट है जो कनाडा में चरमपंथ और कट्टरपंथ को दी जा रही है। जयशंकर जी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का भारत और एवं कनाडा के साथ अच्छा एवं मजबूत संबंध है। उन्होंने कहा कि इसीलिए जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया को इस मुद्दे पर हमारा परिप्रेक्ष्य पता चले। और भी बहुत कुछ कहा दोस्तों जयशंकर जी ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री से। अगली खबर की बात करें जहां बंगाल की खाड़ी में भारत और रशिया का शक्ति प्रदर्शन, तस्वीर देख पाकिस्तान और चीन उठेंगे जल। जी हां, थर्रा उठेगा दुश्मन। बंगाल की खाड़ी में हेलीकॉप्टर से हुआ एंटी शिप मिसाइल का टेस्ट। दरअसल भारतीय नौसेना ने एक एंटी शिप मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। खास बात है कि यह देश की पहली स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल है। मंगलवार को प्रशिक्षण के दौरान ये मिसाइल सी किंग 42B हेलीकॉप्टर से फायर की गई। रक्षा सूत्रों के अनुसार फायर की गई मिसाइल ने अपने टारगेट को बिल्कुल सटीक हिट किया। DRDO और भारतीय नौसेना ने मिलकर इस नेवल एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रक्षा विशेषज्ञ इसे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम मान रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि परीक्षण के दौरान मिसाइल में स्वदेशी सीकर और गाइडेंट टेक्नोलॉजी की जांच की गई जो 100% सफल रही है। ये एक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है। अगली खबर की बात करें जहां मणिपुर में कब तक जारी रहेंगी हिंसा, सेना कमांडर ने बताया 4000 हथियारों का कनेक्शन। बता दें भारतीय सेना के कमांडर ने मणिपुर में जातीय झड़पों को राजनीतिक समस्या करार दिया है। पूर्वी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता ने मंगलवार को कहा कि जब तक सुरक्षा बलों से लूटे गए करीब 4000 हथियार आम लोगों से बरामद नहीं हो जाते तब तक हिंसा की घटनाएं जारी रहेंगी। पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ने यह भी कहा कि भारत मिजोरम और मणिपुर में आम ग्रामीणों, सेना या पुलिस सहित म्यांमार से शरण लेने वाले किसी भी व्यक्ति को शरण दे रहा है, लेकिन मादक पदार्थों के तस्करों को, उग्रवादी समूहों के सशस्त्र कैडरों को नहीं। कलिता ने गुवाहाटी प्रेस क्लब में संवाददाताओं के बीच बातचीत में कहा कि हमारा प्रयास हिंसा को रोकना और संघर्ष के दौरान दोनों पक्षों को राजनीतिक समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि अंततः समस्या का राजनीतिक समाधान ही होना है। अगली खबर की बात करें जहां सीक्रेट चिट्ठी से खुली पाकिस्तान की पोल, बांग्लादेश के लिए भरी है इतनी नफरत तभी जारी किया ऐसा आदेश। दरअसल पाकिस्तान अभी भी बांग्लादेश के लिए नफरत का गुबार लेकर घूम रहा है और यही वजह है कि इस्लामाबाद की ओर से बांग्लादेश में अपने दूतावास को ऐसी चिट्ठी लिखनी पड़ी जिससे उसकी बांग्लादेश के प्रति नफरत उजागर हो गई। दरअसल बांग्लादेश मंगलवार को अपना 52वां शस्त्र सेवा दिवस मना रहा है। पाकिस्तान ने अपने मिशन को चिट्ठी लिखकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस कार्यक्रम में किसी भी तरह से कोई अधिकारी ना तो शामिल होगा और ना ही कोई शुभकामना संदेश देगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से बांग्लादेश के लिए नफरत भरी ये टॉप सीक्रेट चिट्ठी अमरउजाला.com के पास मौजूद है। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर रिश्ते तो अच्छे रखना चाहता है, लेकिन उसके भीतर 1971 की वो टीस अभी भी दबी हुई है। दोस्तों इस चिट्ठी के मुताबिक बांग्लादेश में आयोजित किए जाने वाले सशस्त्र सेवा दिवस के मौके पर अधिकारियों को शिरकत न करने का आदेश दिया गया था। विशेषकर यह आदेश बांग्लादेश में मौजूद अपने मिशन के अधिकारियों के लिए दिया गया था, लेकिन दुनिया भर में बांग्लादेश के दूतावासों में अगर इस तरीके के कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाने हो तो उसके लिए भी पाकिस्तान के किसी अधिकारी को न जाने के निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ, अब ऐसे में आप समझ पा रहे होंगे बांग्लादेश के लिए भरी है इतनी नफरत तभी जारी कर रहा है ऐसे आदेश। अगली खबर की बात करते हैं जहां
मोहम्मद शमी के नाम पर स्टेडियम बनाए जाने के ऐलान पर क्या कहा पाकिस्तानियों ने, आपको बता दें हाल ही में क्रिकेट विश्व का टूर्नामेंट खत्म हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हराकर विश्व विजेता बनी। इस टूर्नामेंट में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया जिसमें भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 24 विकेट झटके। इस प्रदर्शन के आधार पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके शहर में मिनी स्टेडियम बनवाने की घोषणा की, आप सभी जानते होंगे। इसी हवाले से पाकिस्तानी महिला यूट्यूबर सना अमजद ने आवाम से यानी पाकिस्तानी आवाम से प्रतिक्रिया ली। इस पर आवाम ने सबसे पहले भारत की जमकर तारीफ की। पाकिस्तानी आवाम ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो जानता है कि किसी भी गरीब या नीचे तबके बंदे को उठाकर कैसे स्टार बनाया जाता है। शख्स ने कहा कि अगर भारत में कोई भी बंदा किसी भी क्षेत्र से ताल्लुक रखता हो, हर किसी को बहुत मदद मिलती है, उन्हें अपने टैलेंट को दिखाने का भरपूर मौका मिलता है। पाकिस्तानी आवाम ने भारत में हर तबके के लोगों को आगे बढ़ने पर मदद करने को लेकर तारीफ की। पाकिस्तानी शख्स ने कहा कि मोहम्मद शमी ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है उसका उसे जल्द ही रिजल्ट मिला है। शमी के नाम पर स्टेडियम बनाए जाने की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत हर धर्म के लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करता है, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तानियों ने जो जमकर तारीफ की है भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, भारत के सरकार की, वो वाकई में दोस्तों काबिल तारीफ था। और भी पाकिस्तानियों ने जमकर तारीफ की है मोदी जी की। इस पर अब आपका क्या बयान होगा दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन ने श्रीलंका से एक और अनुसंधान जहाज लाने की अनुमति मांगी। जी हां, चीन ने श्रीलंका के विदेश मंत्रालय को अगले साल की शुरुआत में एक और चीनी अनुसंधान पोत को श्रीलंकाई जल क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति के लिए अनुरोध भेजा है। ताजा अनुरोध चीनी अनुसंधान पोत शियान 6 के आगमन के 1 महीने से भी कम समय बाद आया है, जिसे भारत द्वारा उठाई गई सुरक्षा चिंताओं के बावजूद श्रीलंकाई जल क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति मिली थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चीनी दूतावास से अनुरोध प्राप्त होने की पुष्टि की, लेकिन जोर देकर कहा कि अनुरोध पर अभी कार्रवाई की जानी बाकी है। शिनयान 6 स्थानीय साझेदारों, राष्ट्रीय जलीय अनुसंधान एजेंसी और रूहना विश्वविद्यालय की भागीदारी के साथ पश्चिमी जल के निर्दिष्ट क्षेत्रों में 30 अक्टूबर से 2 दिनों के लिए समुद्री संबंधित अनुसंधान में लगा हुआ है। एक और खबर की बात करते हैं, जहां यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा जंग रोकने को तैयार नहीं रशिया, किसी भी कीमत पर नहीं होगी शांति वार्ता। बता दें रशिया और यूक्रेन के बीच बीते 1.5 साल से ज्यादा समय से जंग जारी है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मॉस्को के साथ शांति वार्ता की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया है, जबकि युद्ध में उसके सैनिकों की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। रूसी समाचार एजेंसी तास की खबर में यह दावा किया गया है। तास ने जेलेंस्की के हवाले से कहा है कि रशिया जंग को रोकने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए वो यानी यूक्रेन किसी भी कीमत पर शांति वार्ता की बात नहीं कर रहा है। खबर के मुताबिक एक अखबार ने यूक्रेनी राष्ट्रपति से पूछा कि क्या ये शांति वार्ता युद्ध क्षेत्र में रहते हुए कठिन है, तो उन्होंने जवाब में कहा हाँ। फिर उनसे सवाल किया गया कि क्या यूक्रेन अब रशिया से दोस्ती करेगा या राजनयिक बातचीत की मेज पर आएगा। इस पर उन्होंने नहीं में जवाब दिया। जी हाँ, अगली खबर की बात करें, जहां विवादों में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक जी। कोरोना काल में लॉकडाउन के खिलाफ थे सुनक, कहा था लोगों को मर जाने दो। जी हाँ, डायरी में बहुत बड़ा दावा किया गया है। बता दें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कोरोना महामारी की स्थिति को संभालने को लेकर विवादों में घिर गए हैं। दरअसल यहाँ एक पैनल लंबे समय से इस बात की जांच कर रहा है कि सरकार कोरोना महामारी की स्थिति से कैसे निपटे। इस पैनल ने दावा किया है कि वित्त मंत्री के रूप में सुनक तब कोविड-19 के दौरान दूसरा लॉकडाउन नहीं चाहते थे और उन्होंने कहा था कि लोगों को मर जाने दो। इस पैनल के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार पैट्रिक वॉलेंस थे। उन्होंने सुनक की कई बातों को एक डायरी में नोट कर लिया था। पैट्रिक ने उन पर महामारी के दौरान दूसरे लॉकडाउन को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। 25 अक्टूबर 2020 को डायरी में लिखे नोट के मुताबिक सुनक ने कहा कि सरकार को लोगों को मरने देना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, जिस प्रकार से ऋषि सुनक देखने में लगते हैं, उनके विचार जिस प्रकार से भारत को लेकर है और ब्रिटेन को लगातार आगे बढ़ाने को लेकर, दोस्तों क्या लगता है आपको कि उन्होंने कभी ऐसा बयान दिया होगा कि लोगों को मरने दो, जिस प्रकार से डायरी में दावा किया गया है? आपको जो भी लगता है दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा इस मुद्दे पर। एक और खबर की बात करते हैं, जहां सेना की सूरत ही बदल डालेगा चीन, कैसे सब कुछ कर रहा मारक ऑस्ट्रेलिया भी है हैरान। बता दें चीन अपनी सेना का जितनी तेजी से मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, उसको लेकर भारत समेत दूसरे देशों की चिंता भी बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने मंगलवार को कहा कि चीन कम पारदर्शिता के साथ अपनी सेना का एक ऐसे पैमाने पर आधुनिकीकरण कर रहा है जो दुनिया में नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक बैलेंस ऑफ पावर के लिए भारत के साथ कैनबरा की पार्टनरशिप अहम है। वोंग ने जोर देते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलिया हिंद प्रशांत में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए क्वाड जैसे साझेदारों के लिए
प्रतिबद्ध है। अगली खबर की बात करें जहां सऊदी क्राउन प्रिंस ने बताया इजराइल हमास युद्ध रोकने का महाप्लान, और ये भी कहा कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। दरअसल सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ब्रिक्स ग्रुप वर्चुअल समिट में इजराइल हमास युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने 1967 में तय की गई सीमाओं पर फलस्तीनी राज्य स्थापित करने के लिए गंभीर शांति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। प्रिंस ने कहा कि सऊदी अरब की स्थिति एकदम साफ और दृढ़ है। 2 स्टेट सॉल्यूशन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों को लागू करने के अलावा फलस्तीन में सुरक्षा और स्थिरता हासिल करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मालूम हो कि हमास के लड़ाकों ने बीते 7 अक्टूबर को अचानक इजराइल पर हमला कर दिया था। इसके बाद से ही इजरायली सेना गाजा में हमास के खात्मे पर लगी हुई है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, भारत ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को $2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दिया दान। जी हाँ, भारत ने फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को $2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान दिया है। फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी 1950 से कार्यरत है। यह फलस्तीन शरणार्थियों के लिए प्रत्यक्ष राहत कार्यक्रम चलाती है। इसे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान से वित्त पोषित किया गया है। दोस्तों एक और खबर बता दें, खालिस्तानी आतंकी पन्नू की धमकी पर फूटा गुस्सा। अमेरिका में बसे भारतीयों ने सरकार से कर डाली ये मांग। जी हाँ, आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बना हुआ है। एयर इंडिया को लेकर दी गई धमकी के बाद एक तरफ जहां एनआईए ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया, तो वहीं अमेरिका में बसे भारतीयों ने पन्नू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में अमेरिका में प्रवासी भारतीय समुदाय की एक समिति ने पन्नू और उसके प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस को नो फ्लाई लिस्ट में शामिल करने की मांग की है। अगर भारतीय अमेरिकी नागरिकों की इस मांग को मानकर पन्नू को नो फ्लाइट लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है तो उसकी हवाई यात्रा पर बैन लग जाएगा। यात्री पर यह प्रतिबंध कुछ दिनों से लेकर अनिश्चित समय तक के लिए लगाया जा सकता है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या अमेरिका इस पर फैसला लेगा? क्या उसको बैन करेगा पन्नू को? क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात कर रहे हैं जहां मुस्लिम राइट्स की चैंपियन इल्हान उमर कंगाल पाकिस्तान से नाराज। अमेरिका से पैसों की मदद रुकवाने पर क्यों अड़ गई आपको बता दें, अमेरिका के 11 प्रभावशाली सांसदों के एक समूह ने बाइडेन प्रशासन से अपील की है कि जब तक पाकिस्तान संवैधानिक व्यवस्था बहाल नहीं करता और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव नहीं कराता, तब तक उसे भविष्य में दी जाने वाली सहायता को रोक दी जाए। पीटीआई भाषा के मुताबिक सांसदों ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को लिखे एक पत्र में विदेश मंत्रालय से यह आकलन करने का अनुरोध किया कि कहीं अमेरिका से मिलने वाली सुरक्षा सहायता के जरिए पाकिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। 11 प्रभावशाली सांसदों के इस समूह में सांसद इल्हान उमर भी शामिल है, जो अमेरिकी संसद में मुसलमानों से संबंधित मुद्दे उठाती रही है। अगली खबर की बात करें जहां विश्व कप फाइनल में भारत की हार के बाद अफरीदी की टिप्पणी हुई वायरल। ओवर कॉन्फिडेंस जैसा दिया बयान। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त का सामना करने पर जहां भारतीय खिलाड़ी और फैंस निराश है, वहीं पाकिस्तान इस पर काफी खुश दिखाई दे रहा है। भारत की हार को लेकर अब पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने लाइव टीवी पर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को लेकर कहा कि कई बार ओवर कॉन्फिडेंस आपको मरवा देता है। दरअसल जब वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान भारतीय पारी पावर प्ले में संघर्ष कर रही थी, तब अफरीदी ने एक टीवी डिबेट पर भारतीय बल्लेबाजों को टारगेट किया। शुभमन गिल के लापरवाही भरे शॉट और रोहित शर्मा के गैर जरूरी शॉट पर आउट होने के बाद शाहिद अफरीदी ने यह बयान दिया। अगली खबर की बात करें जहां डीप फेक पर सरकार ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, गूगल मेटा होंगे शामिल। आखिर क्या होगा अगला कदम बता दें। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा डीप फेक पिक्चर और वीडियो का मुद्दा उठाए जाने के बाद अब सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री ने अब इस मुद्दे पर एक बैठक बुलाई है। घटनाक्रम से परिचित सूत्रों ने CNN न्यूज 18 को बताया कि इस बैठक में मंत्री अश्वनी वैष्णव और राजीव चंद्रशेखर के अलावा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है। फेसबुक, इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा और गूगल सहित विभिन्न पक्षों को बैठक में बुलाया गया है। दोस्तों डीप फेक एक ऐसा AI टूल है जिसके जरिए आप किसी का भी चेहरा लगा करके किसी के साथ भी फ्रॉड कर सकते हैं या कुछ भी करवाने को कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, जिस पर अब शिकंजा कसा जाएगा। अगली खबर की बात करें जहां राहुल गांधी को भारी पड़ सकता है पीएम नरेंद्र मोदी जी को पनौती कहना, FIR दर्ज करने की मांग। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं मामले में मंगलवार 21 नवंबर को FIR दर्ज करने की मांग की गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस से FIR दर्ज करने की वकील विनीत जिंदल ने की है। फिलहाल इस मामले में दिल्ली पुलिस ने फिलहाल शिकायत दर्ज करा दी है। मालूम होगी राहुल गांधी ने मंगलवार को राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जालौर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जी को पनौती कहा था, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती मोदी कहने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की और उनकी टिप्पणी को शर्मनाक एवं अपमानजनक करार देते हुए उनसे माफी की
मांग की। जी हाँ, इतना ही नहीं, आपको बता दें केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बड़ा पलटवार। 55 साल के राहुल गांधी ने जीवन में एक भी काम नहीं किया और जिसके परिवार ने अपने भ्रष्टाचार के दशकों तक परिजीवियों की तरह देश का शोषण किया और जिसकी सरकार ने पिछले दशक में देश को आर्थिक रूप से नष्ट कर दिया, वो देश को तरक्की की राह पर ले जा रहे पीएम को लेकर अब शब्द कह रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री के लिए ये हताशा और मानसिक अस्थिरता का संकेत है। कारण ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस के बदमाशों, भारत के दुश्मनों और आतंकवादियों के लिए एक दुस्वप्न है। उन्होंने कहा कि अन्य सभी के लिए वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनीतिक नेता है जिनके अनुभव, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि ने लोगों के जीवन को बदल दिया है, हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया है और पूरे भारत को दुनिया भर में सम्मान अर्जित करवाया है। पीएम मोदी की देन है कि सिलिकॉन वैली से हमारे गांव तक, तकनीक से लेकर किसानों तक के जीवन में बदलाव आया है। ये बयान दोस्तों केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा है। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने पीएम मोदी जी को पनौती कहा है, इस पर आपका जवाब तो बनता ही है। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। अगली खबर की बात करें, जहां टनल में फंसे 41 मजदूरों के लिए 6 इंच की पाइपलाइन बनी वरदान। 30 से 40 घंटे में मिल सकती है बहुत बड़ी खुशखबरी। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तमाम कोशिशें जारी है। मजदूरों को बचाने के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह की ड्रिलिंग की जा रही है। इस बीच टनल में कल बिछाई गई 6 इंच की पाइपलाइन के जरिए काम शुरू कर दिया गया है। ये मजदूरों के लिए वरदान बनी है। इसके जरिए खाने पीने के सामान के अलावा बातचीत करने के लिए वॉकी टॉकी भी भेजा गया है। जानकारी के अनुसार लगभग 5 से 10 किलो के विभिन्न फल जैसे सेब, संतरा, मौसमी और 5 दर्जन केले सफलता पूर्वक अंदर पहुंचाए गए हैं। जी हाँ, इसके अलावा दवा, नमक और इलेक्ट्रोल के पैकेट भी भेजे गए हैं। कहा यह जा रहा है कि अगले 30 से 40 घंटे के अंदर मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों आपको बता दें आखिर कौन है अर्नोल्ड डिक्स जो टनल में फंसे 41 लोगों को बचाने ऑस्ट्रेलिया से पहुंचे उत्तराखंड। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की सिलक्यारा टनल धंसने के चलते 41 वर्कर्स 9 दिनों से फंसे हुए हैं और इस बीच अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद ली जा रही है। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग विशेषज्ञ और इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस के अध्यक्ष प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स और उनकी टीम उत्तरकाशी पहुंची हुई है। अर्नोल्ड डिक्स सुरंग सुरक्षा और आपदा जांच में विश्व स्तर पर प्रसंगित विशेषज्ञ हैं। ऐसे में दोस्तों इनको ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा। ऐसे में ये तो अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत और यहाँ तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।